हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के राजनीतिक विज्ञान का 6वां अध्याय राजनीतिक दल का भाग 3 देखेंगे। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि राजनीतिक दल की जरूरत क्यों होती है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों होती है, आज हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। क्या होता है बच्चों, किसी भी पार्टी के बिना उस देश की क्या स्थिति होगी, ये आप जरा सोचिए। इसकी कल्पना करके ही हम उसकी जरूरत को समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, किसी भी लोकतांत्रिक देश में अगर कोई पार्टी ना हो, तो जितने सारे जो उम्मीदवार होंगे वो या तो स्वतंत्र होंगे या फिर निर्दलीय होंगे। तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वादा करने की स्थिति में होगा क्या? नहीं। तब कोई भी लोग जो है वो ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। उस चुनाव के जब चुनाव नहीं होंगे, लोगों के बारे में जो होता है वो कोई डिसीजन कि क्या नीति है, क्या पॉलिसी चल रही है, उसमें क्या चेंज लाए, तो इसके बारे में जो है चुनावी वादे करने की स्थिति में कोई नहीं होगा। सरकार बन जाएगी, पर उसकी उपयोगिता क्या होगी? उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। निर्वाचित जो देखिए जो इलेक्टेड जो प्रतिनिधि होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो अपने अपने चुनाव क्षेत्र, मतलब वो जब संसद में आएंगे तो वो अपने अपने जो है वो चुनाव क्षेत्र जो है, निर्वाचन क्षेत्र जो है वहां से चुनकर आएंगे। तो क्या करेंगे कि ऐसे जो प्रतिनिधि होंगे ना, वो सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र में किए गए काम के लिए जवाबदेह होंगे। मतलब वो ये सोचेंगे कि अगर मैं इस निर्वाचन क्षेत्र से आ रहा हूँ तो मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो है वो कार्य करूँ, उनके लिए जो है कुछ फैसिलिटी कर दूं, उनकी जो प्रॉब्लम होगी उनको दूर करूं। लेकिन वो देश कैसे चले, इसके लिए कोई भी उत्तरदायी नहीं होगा। जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे देश के लिए, होल कंट्री के लिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। लोग ये नहीं, अब जो आएंगे लोग चुन के प्रतिनिधि, वो सिर्फ अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र जो व्यक्तिगत इंटरेस्ट है उनको देखेंगे। लेकिन अब जो है कोई भी नहीं देखेगा कि क्या डिसीजन होना चाहिए, देश के लिए क्या सही है, देश की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, उनका किस किस देशों के साथ रिलेशन होना चाहिए, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए क्या किया जाना चाहिए। इन सारी चीजों पर जो है वो कोई भी ध्यान नहीं होगा। हम गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायत चुनाव का उदाहरण जो है सामने रखकर भी इस बात की परख कर सकते हैं। आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं, वो उसमें कोई भी दल नहीं होता है ना, कोई भी पार्टी उसमें नहीं होती है। तो उसका एग्जाम्पल लेके भी हम इस चीज को समझने की कोशिश कर सकते हैं कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती है तो फिर कैसी कंडीशन होगी। हालांकि इन चुनाव में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि चुनाव के अवसर पर पूरा गांव जो है वो कई खेमों में बढ़ जाता है। मतलब बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ जाता है, और हर खेमा सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवारों का जो उम्मीदवार होते हैं उसका पैनल उतारता है। अपने अपने जो जो एक खेमा होता है, जो एक ग्रुप होता है, वो सभी पदों के लिए अपने अपने उम्मीदवार जो है वो का पैनल उतारता है। राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करते हैं। यही कारण है कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नजर आते हैं, चाहे वो देश बड़ा हो, छोटा हो, नया हो, अभी अभी वो संगठित हुआ हो, पुराना हो, विकसित हो या विकासशील हो। कोई भी देश हो, चाहे उसकी संरचना कैसी भी हो, लेकिन उस देश में, हर देश में हमें पॉलिटिकल पार्टी नजर आती है। राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं, तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचार को समेटने और सरकार की नजर में लाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है, किसी एजेंसी की जरूरत होती है। विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की हमें जरूरत होती है, ताकि एक जिम्मेदार सरकार का गठन हो सके। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, नीतियां बनाने और नीतियों का समर्थन करने अथवा विरोध करने के लिए एक उपकरणों के लिए जो है, तो इनकी उपकरणों की आवश्यकता होती है, उपकरणों की जरूरत होती है।
अब हम बात करेंगे, हमने अभी देखा कि भाई राजनीतिक दल क्यों आवश्यक होते हैं, तो अब हम देखेंगे किसी भी देश के लिए कितने राजनीतिक दल जो है वो होने चाहिए। लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। सबसे पहली बात ये आती है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, जहाँ डेमोक्रेसी है, जहाँ पे लोकतंत्र है, उस देश में ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब जो लोगों का समूह है, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि आपके कुछ दोस्त हैं, तो अगर आप अपने कुछ 10 दोस्तों का साथ जाके एक ग्रुप, आप जो होता है आपका दोस्तों का ग्रुप है, और आप जाके अगर आप चाहे तो आप जो है एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। तो इस औपचारिक अर्थ में सभी देशों में बहुत से राजनीतिक दल हैं। सभी देश, चाहे वो देश बड़ा हो छोटा हो, जो भी देश जहाँ पे भी लोकतंत्र है, उस सभी लोकतांत्रिक देशों में बहुत सारे राजनीतिक दल हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम भारत की बात करें, तो भारत ही चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या 750 से ज्यादा है। 750 ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है। इलेक्शन कमीशन, जो चुनाव आयोग है, उसमें जो है उनका नाम रजिस्टर्ड है 750। लेकिन मैं एक बात आपको बता देना चाहती हूँ बच्चों, कि जब मतलब क्या होता है ना, कि जब भी चुनाव होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि सभी पार्टियों की सरकार बने। सरकार जो है वो कुछ पार्टियां होती है, उनके बीच में ही जो है मुख्य रूप से चुनाव होता है, और उन्हें उनमें से ही जो है सरकार का गठन होता है। हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि 750, अगर पूरी पार्टी अगर भारत में, तो 750 ही जो हो सकता है। आप मैं हम ही लोग जो है वो बहुत सी ऐसी पार्टियों के नाम नहीं जानते। कुछ ही पार्टियों के नाम जानते हैं, क्योंकि वो उभर कर सामने आई है, कुछ बड़ी पार्टियां बन गई है, इसीलिए जो है। तो इसीलिए हर दल जो है, ऐसा नहीं है कि इलेक्शन होता है तो उसमें बहुत ज्यादा जो है वो एक गंभीर चुनौती दे सकता है, ऐसा नहीं होता है। चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछ एक पार्टियां ही सक्रिय होती है। अगर हम भारत की बात करें, आप देख लीजिए, भारत में मुख्य रूप से ऐसे बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर दो बड़ी पार्टियों का नाम आता है, तो कांग्रेस और बीजेपी का ही नाम आता है। इसी तरीके की स्थिति है। और अगर हम बात करते हैं कि ऐसे में ये सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने दलों का होना अच्छा है। अब हम ये देखेंगे कि अगर एक अच्छे लोकतंत्र के लिए हमें हमारे देश में कितनी पार्टी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों, कुछ देश में वन पार्टी सिस्टम होता है, कुछ देश में टू पार्टी सिस्टम होता है, और भारत जैसे देशों में जो है मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। तो अब हम इनके बारे में थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ ऐसे देश हैं, अगर हम पूरे विश्व की बात करें, तो कुछ ऐसे देश हैं जहां पर वन पार्टी सिस्टम होता है, यानी कि सिर्फ एक ही पार्टी को सरकार बनाने का और सरकार को चलाने का अधिकार होता है, और इस कारण उन्हें एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़िएगा बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एक दलीय शासन व्यवस्था क्या होती है। तो जिस देशों में सरकार बनाने और उसे चलाने का अधिकार एक ही पार्टी के पास होता है, उन्हें हम एक दलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं, हमारा पड़ोसी देश जो है चाइना। चीन में सिर्फ एक ही पार्टी है, और उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, और उसी को शासन जो है करने की अनुमति है, मतलब वही जो है शासन करती है, वही सरकार जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। हालांकि कानूनी रूप से वहां भी लोगों को राजनीतिक दल बनाने की आजादी है, पर वहां की चुनाव प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंदिता की अनुमति नहीं देती है। आप छोटे छोटे पार्टी बना सकते हो, लेकिन आप एज सत्ता में आने के लिए जो है आप कंपटीशन उनको नहीं कर सकते हो। इसलिए लोगों को नया राजनीतिक दल बनाने का कोई लाभ ही नहीं दिखता है, क्योंकि अगर वो कंपटीशन नहीं करेंगे, अगर वो सत्ता के लिए, देखिए, जो भी पार्टी होती है वो किसके लिए होती है भाई, वो भी चाहती है कि हम भी पावर में आए और हम जो है जो लोगों से वादे किए है वो सब पूरा करें। तो अगर इनको अगर सत्ता में आने के लिए ही अगर उनको परमिशन नहीं है, तो फिर ऐसे राजनीतिक दल बनाने का भी उनको कोई प्रॉफिट नहीं दिखता है। तो इस वजह से क्या हुआ है कि कोई नया दल चाइना में बन ही नहीं पाया है। एक दलीय व्यवस्था को हम अच्छा विकल्प कह सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। जब हम एक लोकतंत्र की बात करते हैं, तो सिर्फ वहां पर एक ही पार्टी हो, यह सही नहीं लगता है।
किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम दो दलों को राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में प्रतिद्वंदिता करने की अनुमति होनी ही चाहिए। साथ ही उन्हें सत्ता में आ सकने का पर्याप्त अवसर भी रहना चाहिए। कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर दो मुख्य दलों के बीच बदलती रहती है। अब हम बात करते हैं टू पार्टी सिस्टम क्या होता है। कुछ हम देश की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि जो पावर होता है वो चेंज होता रहता है, कभी इस पार्टी के हाथ में कभी इस पार्टी के हाथ में। तो यहाँ पे क्योंकि दो ही मुख्य दल होते हैं, इसीलिए इन दोनों के बीच ही से जो है सत्ता का हस्तांतरण होता रहता है। वहां अनेक दूसरी पार्टियां भी हो सकती है, पर वे चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती है, पर सिर्फ दो को ही बहुमत पाने और सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होते हैं। तो जो दो ही पार्टी होती है उन्हें ही जो होता है वो बहुमत मिलता है और उन्हें ही सरकार बनाने का उनको ही दावेदार माना जाता है। अगर हम टू पार्टी सिस्टम की बात करें तो इसके उदाहरण जो है अमेरिका और ब्रिटेन। ऐसी ही दो दलीय व्यवस्था होती है। एकात्मक व्यवस्था आपने देखा, दो दलीय व्यवस्था देखा। अब हम तीसरी बात करते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। जब अनेक दल सत्ता की होड़ में हो और दो दलों से ज्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरे से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। भारत भी ऐसी ही बहुदलीय व्यवस्था है। मल्टी पार्टी सिस्टम कहाँ है, उसका एक उदाहरण हमारा देश भारत है। इस व्यवस्था में मतलब जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, इसमें कई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बना लेते हैं, जिसका कि अभी आप ताजा उदाहरण भी देख सकते हैं हमारे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। तो जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती है तो इसे हम क्या कहते हैं, गठबंधन या फिर हम कहते हैं मोर्चा कहा जाता है। जैसे 2004 के संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे ही तीन प्रमुख गठबंधन थे, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत जो है वो घोलमोल वाली लगती है और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ भी ले जाती है, पर इसके साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी मिल जाता है अलग अलग। क्योंकि अगर हम बहुत बड़ी कंट्री की बात करते हैं जैसे भारत है, तो वहां पे हर अलग अलग जो है वर्ग के लोग हैं, तो उनके हितों और उनके विचारों को उनका एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो है वो इसी व्यवस्था के तहत जो है वो मिलता है। यह कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है अगर हम ये पूछे कि इन सभी में सबसे अच्छा जो है पार्टी सिस्टम कौन सा होगा। अगर ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो ये कोई बहुत इसका आंसर जो है मतलब इस तरह के क्वेश्चन ही नहीं है। हम कहना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी भी देश के या किसी मुल्क के हाथ में नहीं है। एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होती है और इसके समाज की प्रकृति, उसके राजनीतिक विभाजन, राजनीति का इतिहास और इसकी चुनाव प्रणाली सभी चीज अपनी भूमिका निभाती है। देखिए कोई भी जो पार्टी सिस्टम अगर हम बोले तो कोई भी जो पार्टी सिस्टम होता है वो ऐसा नहीं है कि कोई देश जो होता है वो किसी भी पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट कर सकता है, बल्कि वो जो है बहुत एक लंबे समय के प्रोसेस से गुजरती है। उसमें डेवलप होता है वो समाज, उस समाज की क्या प्रकृति है, उसमें क्या राजनीतिक विभाजन है, उनकी क्या पॉलिटिकल जो है वो राजनीति रही है, उनका क्या हिस्ट्री रही है, उनकी चुनाव प्रणाली जो है, इन सभी चीजों में जो है ये अपनी भूमिका निभाया जाता है। तो इसे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता। हर देश अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप दलीय व्यवस्था विकसित करता है। जैसे अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। तो इसका कारण यह है कि दो तीन पार्टियां इतने बड़े मुल्क की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में असक्षम है और हर मुल्क और हर स्थिति में कोई एक ही आदर्श प्रणाली चले, ये संभव नहीं है। अगर हम भारत की बात करें कि भाई भारत में
वन पार्टी सिस्टम या टू पार्टी सिस्टम क्यों नहीं हो सकता? तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बहुत जरूरी है कि कोई भी देश जो होता है ये इसे नहीं चूज नहीं कर सकता है वो डायरेक्टली कि हम जो है इस सिस्टम को चूज कर लेंगे, नहीं। वो डिपेंड करता है कि उस देश की भौगोलिक विविधता क्या है। आप जानते हैं कि भारत जो है वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, उसमें बहुत ज्यादा विविधता है, जोग्राफिकल उसमें विविधता, भौगोलिक विविधता पाई जाती है। हमारे देश में बहुत सारे जो है वो अलग अलग धर्म है, जाति है, लोग हैं, सामाजिक व्यवस्था जो है इसमें बहुत, उसमें बहुत विविधता है। तो अगर हम सिर्फ दो ही पार्टी को देखें तो दो पार्टी जो है इतने बड़े मुल्क को, इतने बड़े देश को संभाल पाए, ऐसा नहीं हो सकता है। इसी वजह से भारत में क्या है, भारत की जो है सामाजिक और भौगोलिक विविधता की प्रकृति को देखते हुए यहाँ पर जो है अलग अलग पार्टी, मतलब बहु पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, ताकि भारत के हर वर्ग, देखिए क्या होता है, कुछ अभी पार्टियां ऐसी है भारत में जो कि मजदूरों को रिप्रेजेंट करती है, कुछ होती है भाई जो हिंदुओं को कर रही है, कुछ है जो मुसलमान वर्ग को करती है, कुछ पार्टी जो है इस तरीके से अलग अलग, कुछ पार्टी जो होती है वो निर्दलीय लोग को कर रही है। तो इस तरीके से हर वर्ग के लोगों के लिए यहाँ पे बहुत सारी पार्टी है। तो चूंकि भारत की स्थिति ऐसी है, इसकी वजह से जो यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। अंत में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि किसी भी देश के लिए कौन सी पार्टी होगी यह वो देश चूज नहीं कर सकता है। यह देश की जो है, जो वहाँ की सोसाइटी होती है, वहाँ का जो सिचुएशन होता है, वहाँ की पॉलिटी होती है, वहाँ की ज्योग्राफी होती है, ये उन सब चीजों पर डिपेंड करता है कि वहाँ उस देश में किस तरीके का पार्टी सिस्टम होगा। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? बच्चों, आज हमने सबसे पहले देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों होती है, क्यों किसी भी देश में राजनीतिक दल होना चाहिए, और अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में कितने राजनीतिक दल हैं, कितनी पार्टियां हैं। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, टू पार्टी सिस्टम क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है। इन सभी चीजों को हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया।